जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। बहुत ही बड़ा टॉपिक है दोस्तों, और इसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। 100% जो क्वेश्चंस है वो बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। बस आपको करना क्या, इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में इस चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। और तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला है हमारा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करते हैं। पूरा अपवाह तंत्र, पूरी नदियाँ जो है उनको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको 3 भागों में विभाजित करके हम लोग पढ़ने वाले। कौन कौन से 3 भागों में? एक तो आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र, और अरब सागर की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। 3 अपवाह तंत्र होते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागर की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। दोस्तों, ये क्या होती है मैं बता देता हूँ। ये आंतरिक अपवाह तंत्र जो पहला है, आंतरिक अपवाह तंत्र, ये क्या होता है? आंतरिक अपवाह तंत्र होते हैं यानी कि जो नदियाँ किसी भी ना तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और ना ही अरब सागर में गिरती है, वो नदियाँ अंदर ही अंदर समाप्त हो जाती है, उसे कहते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ कहते हैं। जी हाँ, वे नदियाँ जो अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अरब सागर अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र कहते हैं। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, ये क्या होता है? ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है नदियाँ। तो चलिए कौन कौन सी नदियाँ आती है इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर 1, आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र, यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंतरिक की 60% नदियाँ है, और 17% जो है अरब सागर की नदियाँ है, और 23% है वो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी है? वो पहली आती है घग्गर नदी। दोस्तों, कौन सी आएगी? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उद्गम स्थल, सबसे पहले मैं घग्गर नदी का उद्गम स्थल बता देता हूँ। कालका या शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ कि जो घग्गर नदी है यहाँ से बहुत ही प्रश्न बनते हैं साथियों। तो आपको मैं बार मैप के माध्यम से भी बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये राजस्थान मान लो, और यहाँ पे ये ऊपर की ओर इस तरह यहाँ पे इस क्षेत्र में यह प्रवाह क्षेत्र होता है जहाँ पे घग्गर नदी बहती है। इधर ऐसे करके ऐसे बहती है और पाकिस्तान तक चली जाती है दोस्तों। तो चलिए अब इसकी डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। उद्गम बता दिया मैंने, कहाँ पे है? शिवालिक पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसके किनारे बनवाली सभ्यता हरियाणा का विकास हुआ है। कौन सी सभ्यता? बनवाली सभ्यता हरियाणा का विकास हुआ है। घग्गर नदी, तो उपनाम क्या है घग्गर नदी का? उपनाम क्या है? दूधवती नदी, मृत्य नदी, नट या नाल कहते हैं, सोत्तर नदी कहते हैं, ब्रह्मवृत नदी कहते हैं। ये इसके क्या है? उपनाम है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। इस नदियों के नाम कोई भी एक नाम दे देता है अगला, और उसके बारे में पूछता है कि ये किस नदी का नाम है या किस नदी को कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा, ये लाइन काफ़ी अच्छी है, इसको आप लिख लीजिएगा ज़रूर। ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं साथियों। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है इसका? तो प्रवाह क्षेत्र वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। 4 राज्यों के अंदर प्रवाह क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, 4 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र होता है साथियों। और राजस्थान में बहने वाले ज़िले कौन कौन से? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 ज़िलों के अंदर ये राजस्थान में बहती है। कौन? घग्गर नदी 2 ज़िलों के अंदर बहती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों?
नाली कहते हैं राजस्थान में, और पाकिस्तान में कहते हैं इसको हकरा। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हकरा क्या है। तो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में, किसमें? पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो आपको करना क्या, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं का तैयारी इसी चैनल पर मिलेगी दोस्तों। तो बिल्कुल निःशुल्क कराने वाला हो, नोट्सों के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। आगे है इसके किनारे सभ्यता। कौन कौन सी सभ्यता है? तो कालीबंगा और पीलीबंगा और रंगमहल, 3 सभ्यताएं यहाँ पे विकसित हुई है राजस्थान के अंदर। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल 3 सभ्यताएं हैं। और आगे बताया गया फसल चावल की फसल क्या है दोस्तों? इसके किनारे चावल की फसल की जाती है। इस नदी के किनारे किसकी फसल की जाती है? चावल की। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे राइस बेल कहते हैं। RICE, राइस बेल कहते हैं दोस्तों। ये भी दो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है घग्गर का मैदान, बग्गी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बग्गी के नाम से जाना जाता है। यह आंतरिक प्रवाह की देश की सबसे बड़ी या लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की देश की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। कुल लंबाई कितनी इसकी? 665 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 120 किलोमीटर है। कुल लंबाई 665 किलोमीटर, राजस्थान में 120 किलोमीटर। काफ़ी अच्छा टॉप प्रश्न बन सकता है। यहाँ से लंबाई से अभी तक कोई एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकता है आगामी एग्जाम्स के लिए। इसके किनारे ओटू झील, जो कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है, सीमावर्ती क्षेत्र पर। इसके किनारे और क्या है? बटनेर दुर्ग है दोस्तों। हनुमानगढ़ का किला है और हनुमानगढ़ स्थित है। अनूपगढ़ जो शहर है वो स्थित है। सूरतगढ़ है, पोर्ट है। इसके किनारे ये सभी स्थित है। लोकप्रिय चीज़ें हैं जो। अगली है 2 नंबर पे आती है कांतली नदी दोस्तों। कांतली नदी, जिसे क्या कहते हैं? मौसमी नदी भी कहते हैं कांतली नदी को। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। किसका? कांतली नदी का। इस नदी के किनारे सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता, सिक्कर में कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता तथा खेतड़ी झुंझुनू में सुनारी सभ्यता विकसित हुई है। कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे 134 किलोमीटर भी बताई गई है साथियों। इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बताया गया? इसके प्रवाह क्षेत्र को सिक्कर व झुंझुनू में तोरावाटी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्कर और चूरू में क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। तोरावाटी किसे कहते हैं? कांकरी नदी को कहते हैं। तथा यह नदी चूरू की सीमा पर समाप्त या विलुप्त हो जाती है। यह राज्य की आंतरिक प्रवाह तंत्र की पूर्णतः सबसे लंबी नदी है, यानी कि पूर्णतः बहने वाली, यानी राजस्थान के अंदर ही निकलती है और राजस्थान के अंदर ही समाप्त हो जाती है। इसलिए पूर्णतः बहाव वाली नदी कहते हैं इसे, कांतली नदी को। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। 134 किलोमीटर भी बताई गई है। अगला है कांकनी नदी। कांकनी मसूरदी नदी, ये अलग है। कांतनी अलग है, कांकनी अलग है दोस्तों। यह है कांकनी नदी, जो कहाँ पे उद्गम स्थल इसका है? कोठारी गांव, जैसलमेर के अंदर है। विलुप्त कहाँ होती है? मीठा खाड़ी में। भुज झील का निर्माण करती है दोस्तों। किसका? भुज झील का निर्माण करती है। अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है दोस्तों। जिस क्या है? सबसे छोटी नदी है जो मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ये मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। 17 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है साथियों इस नदी की। अगली नदी है रूपनगढ़ नदी। कौन सी है दोस्तों? रूपनगढ़ नदी। दोस्तों ये नोट्स मेरे खुद के हाथ से बने हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। रूपनगढ़ नदी उद्गम किशनगढ़, कहाँ पे है? किशनगढ़ में। इसका किशनगढ़ की पहाड़ियों, अजमेर में इसका क्या है? उद्गम स्थल है। और विलीन कहाँ पे होती है? सांबर झील में होती है, जयपुर के अंदर।
सांबर झील में दक्षिण दिशा से मिलती है। निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद किशनगढ़ की प्रधान पीठ स्थित है। प्रवाह क्षेत्र अजमेर और जयपुर है इसका। अगला है मेंथा नदी या मेड़ा नदी, उद्गम मनोहर थाना, पहाड़ी जयपुर, और विलीन कहाँ होती है? सांबर झील में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? ये सांबर झील में विलीन होती है साथियों। इस नदी के किनारे लोणवा नामक स्थान डीडवाना कुचामन पर लोणवा के जैन मंदिर स्थित है। यह सांबर झील में उत्तर दिशा से मिलती है। कौन सी दिशा से? उत्तर दिशा से मिलती है दोस्तों। अभी मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखिए, जैसे मान लो ये अपनी सांबर झील है और सांबर झील के दक्षिण दिशा से कौन सी नदी आती है? वो आती है रूपनगढ़। कौन सी आती है दोस्तों? रूपनगढ़। और उत्तर की ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है दोस्तों? तो वो है मेथा नदी। कौन सी नदी? मेथा नदी। तो इस तरह से 2 चीज़ें याद रखिएगा कि दक्षिण से रूपनगढ़ और मेथा नदी वो उत्तर की दिशा से मिलती है सांबर झील के अंदर। चलिए, मेथा नदी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगला है साबी नदी। कौन सी है? साबी नदी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पढ़ेंगे फिर अगले वीडियो में। अभी हमारे पास आ रही है साबी नदी। उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ, कोटपुतली। विलुप्त कहाँ होती है? गुरुग्राम हरियाणा में विलुप्त होती है। कहाँ पर? नफजगढ़ झील, फटोदी गांव। इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता, कोटपुतली विकसित है। दोस्तों, आप जोधपुरा सभ्यता जोधपुर के अंदर मत करना, कोटपुतली बहरोड के अंदर है ये जोधपुरा सभ्यता। तो ये नदी के किनारे हैं जहाँ हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत के अवशेष भी प्राप्त हुए इसी सभ्यता में। यह नदी कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर, बंसूर, तिजारा तथा किशनगढ़ बांस तहसीलों में बहती है। ये इसके प्रवाह क्षेत्र हो गए हैं। प्रवाह क्षेत्र यहाँ में नीचे दिए गए हैं, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, इसके प्रवाह क्षेत्र। फिर अगली नदी आती है रूपारेल नदी। कौन सी? रूपारेल नदी। उद्गम स्थल कहाँ पे है रूपारेल नदी का? तो उद्गम स्थल मैं बता देता हूँ रूपारेल नदी का। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी, तहसील अलवर। संगम मोती झील, भरतपुर पे संगम बनता है। इसके किनारे नोह सभ्यता भरतपुर विकसित हुई। कौन सी सभ्यता? नोह सभ्यता, जो कहाँ पे? भरतपुर में है। यह सीकरी बांध एवं मोती झील भरतपुर, क्या है? सीकरी बांध, मोती झील भरतपुर में जलापूर्ति करती है। इसका उपनाम रूपनारायण नदी है। क्या है? रूपनारायण नदी है। यह नदी अलवर, डीग तथा भरतपुर में बहती है। मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन रेखा कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भरतपुर, कौन सी? मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। अगली है दोस्तों बाणगंगा नदी। कौन सी है बाणगंगा नदी? उपनाम अर्जुन की गंगा ताला नदी कहते हैं। इसके 2 नाम उपनाम हो गए। उद्गम कहाँ पे? बैराट की पहाड़ियाँ, कोटपुतली। बहाव क्षेत्र कहाँ पे? कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर, उत्तर प्रदेश। ये इसके बहाव क्षेत्र कोटपुतली, बहरोड, दौसा, जयपुर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश। फतेहाबाद यमुना नदी तक इसका यमुना में जाकर के मिल जाती है। और इस नदी पर जमुआई रामगढ़ बांध जयपुर में एवं अजान बांध भरतपुर में निर्मित है। इसी नदी पर बाणगंगा नदी पर। इस नदी के द्वारा गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में पानी की जलापूर्ति होती है। तो दोस्तों, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। अपने चैनल का नाम है, इसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। और ये अपने चैनल का लोगो है। मिलते अगले वीडियो में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।